प्रकृति के ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए जरा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप लोग प्रकृति के बारे में मैंने जो लिखा हुआ है उसको। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मेरा जो वेबसाइट में जो सेल्फ डायग्नोसिस है उसके अंदर नाड़ी परीक्षण की सभी बातें वहां पर बहुत परफेक्ट तरीका से रखा हुआ है एआई टूल में। तो आपको कोई पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिद्धांत की बात है इसको याद करो बस। नाड़ी में क्या देखना है, क्या दिखेगा तो क्या होगा वो हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन वो एआई टूल हमने ऐसा बनाया है कि अगर आपको सर्पगति दिखता है तो लिखो सर्पगति दिख रहा है, वेबसाइट आपको बता देगा इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या चिकित्सा करना चाहिए। जबरदस्त चीजें सारी बना हुआ है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी अपना फोकस सिर्फ स्टडी में ध्यान रखिए। चलिए जरा शुरू करते हैं। हमारा वात और पित्त हो गया, अब हम चर्चा करेंगे कफ के ऊपर, ठीक है। देखिए जरा, श्लेष्म, श्लेष्म इस शब्द का अर्थ होता है कफ। गुरुजी सूक्ष्म, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। जूम। अच्छा, ये जूम तो आप अपने एंड से कर सकते हो ना जी, आप अपने मोबाइल में जूम करिए, ठीक है। बाकी आप अपने से जूम करिए उसको। कफ प्रकृति वाले कैसे होते हैं? तो पहले तो आपके सामने एक आदमी आया जिसका शरीर गठीला रहता है, और जिसकी जो कांति है, कांति का मतलब उसकी जो चेहरा है, उसकी जो शरीर का जो आभा है वो स्निग्ध यानी कुछ चिकनाहट युक्त, वो कफ है। शरीर बहुत गठीला भी नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं है, चिकनाहट तो बेशक है, लेकिन कुछ लाल वर्ण का है, तो ये हो गया हमारा पित्त। हमने सारा बात की है ना पहले से। शरीर लंबा है, पतला है, सूखा हुआ है, दुर्बल है, देखने पर नस नाड़ियां दिखता है, ये हो गया वायु। कांतिहीन है, ये हो गया वायु। कांति से युक्त है, ये हो गया पित्त। स्निग्ध चिकना है, ये हो गया कफ। उसके आंखें देखो जरा, वायु वालों का आंखें जो है सूखी हुई धूल धूसरित रहती है। कफ वालों का जो पित्त वालों कफ वालों का जो आंखें हैं प्रांत लाल। प्रांत का मतलब आंखों के चारों ओर लाल लाल कुछ कलर दिखता है, और बीच का जो एरिया है, भाग है, सफेद दिखता है। कफ वालों का मन सत्व गुण से युक्त है, वायु वालों का मन तामस गुण से युक्त है, पित्त वालों का मन तामस या राजस गुण से युक्त है। मन की बात हो रही है। कफ वाला सात्विक गुण प्रदान के होते हैं। एक सेकंड, हाँ। ठीक है जी। देखो, कफ की बात अभी हो रही है। कफ वाले कष्ट को सहन करने वाले होते हैं। क्लेश क्षमो, क्लेश क्षमो, क्लेश यानी कष्ट, दुख। कफ वालों को, जैसे वो महाभारत में था ना कि आ, भीम को उनके पैर में एक जानवर आकर के जो है वो काटता है, खूब ज्यादा ब्लड निकलता है, गुरु के सामने बैठा हुआ है, लेकिन वो उजागर होने नहीं देता भीष्म के सामने बैठकर। तो उसमें जो सत्व बल है वो बहुत प्रबल था, और वो उस दर्द को बहुत अधिक मात्रा में सहन कर रहा था। तो ये जो सहनशीलता है, सहन शक्ति जो है, ये कफ के वजह से मिलता है। वायु में सहनशीलता नहीं होती है। पित्त जल्दी से आक्रोश होता है, उसमें भी सहनशीलता नहीं है। गुरुओं के प्रति भक्ति और प्रसन्न करने वाले होते हैं ये कफ वाले। गुरुओं के प्रति भक्ति करके उनको खुश करने वाले होते हैं। कफ वाले
अक्सर लोगों के साथ रीझ जाते हैं, भीज जाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं अपने वाणी से, अपने व्यवहारों से। कफ वाले, वायु वाले बिल्कुल नहीं करते, वो तो अपोजिट ही होते हैं। पित्त वाले भी अपने बस में कर लेते हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में करने का वो प्रयास करते हैं। कल हमने चर्चा किया था। कफ प्रकृति व्यक्ति ब्रह्मा, मतलब कैसे समझे कि कफ वाले कैसे? एक तो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की स्वभाव कैसा है? इंद्र, वरुण, रुद्र, सिंह, अश्व यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, गाय, बैल आदि जानवरों के और गरुड़, राजहंस आदि पक्षी के समान इनका स्वभाव होता है। ये सभी जानवर अपने गंभीर स्वभाव और अपने में बहुत अधिक शक्तिशाली इन दोनों विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे रुद्र हो, जंगल का शेर। शेर किस बात के लिए जाना जाता है? गंभीर उसका गर्जना है, शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो सभी जो जानवरों के नाम लेकर के, उनके स्वरूप को बता करके कहीं ना कहीं ग्रंथकार बताना चाहते हैं कि कफ प्रकृति वाले व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाले होते हैं और शरीर में अच्छा शक्ति होता है। कफ प्रकृति वाला पुरुष बलवान होता है, धनवान होता है, विद्यावान होता है, शांत होता है, ओजस्वी होता है, दीर्घायु। सब कुछ जितनी अच्छी बातें सब कफ में जोड़ दिया है। प्लीज ऑडियो को म्यूट करो जरा, ऑडियो बंद करिए। कौन है? सभी लोग ऑडियो को, है ना। एक बार हम इसको पढ़ेंगे, फिर बाद में अपनी बातें रखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कफ की बात हो गई। सरंगधर संहिता में एक बहुत अच्छी सूत्र यहाँ पर इन्होंने लिखा है, गंभीर बुद्धि। बात तो वही है, कफ वालों का बुद्धि कैसा है? गंभीर है। स्थूलांग, शरीर बहुत मोटा है। स्थूलांग का मतलब है कुछ मोटा है। शरीर का चर्बी में मोटापा है, चर्बी जो है गठीला है, उसकी स्किन, शरीर उसका गठीला है, मजबूत है। जिम करने के लिए जाएंगे, शरीर में एकदम बढ़िया, दूर से देख करके लगता है कि क्या बात है, मजा आ गया। और वायु वाले जाकर के जिम करेंगे तो जो है वो भी निकल जाएगा। तो गंभीर बुद्धि भी गंभीर है, चुलबुला बुद्धि नहीं है, गंभीर है। शरीर बड़ा स्थूल है, हष्ट पिष्ट मोटा ताजा है। स्निग्ध केसो, उसकी बाल जो है चिकना है। स्निग्ध, बाल चिकना है। महाबला, शरीर में बलवान है, शरीर से। स्वप्ने जलाशय लोकी, सपने में वो जलाशयों को देखता है। कभी पानी को देख रहा है, आसमान से गिरते हुए पानी देख रहा है, नदी में स्विमिंग करता हुआ देख रहा है, कहीं 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 जलाशयों को ज्यादातर ये लोग देखते हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों के भी विचार को यहाँ पर देखते हैं। शारीरिक क्रिया से संबंधित बातें अगर हम करेंगे, इसको आप लोग जूम करके देख लो। श्रेष्म प्रकृति के पुरुष, वाणी एवं स्वर उसका स्निग्ध होता है। वाणी में गंभीरता होती है, स्वर जो है ना स्निग्ध होता है, बोलते वक्त मुंह में पानी आता है, गला जो है पानी से भरा हुआ रहता है। वायु वालों का मुंह हमेशा, रोटी खाते वक्त जिसका बार बार गले में रोटी अटकता है, वो समझ लो कि आपके स्टमक में वायु का प्रभाव ज्यादा है, वो वायु का कर्म है। और रसगुल्ले की बात करते ही जीभ से पानी आ जाता हो, ये कफ की बातें हैं। कफ में स्निग्धता रहती है, बोलते वक्त मुंह से पानी निकलता हो, थूक निकलता हो, यानी जहां पानी की मात्रा है, चिकनाहट है शरीर में, वो सभी श्लेष्मा है। प्रसन्न रहता है, मेघ के समान गंभीर है, समुद्र के समान शांत है, मृदंग के समान, मृदंग की कैसा आवाज होता है, एक तो तबले का आवाज है, तीखा होता है, ढोल का आवाज भी, लेकिन मृदंग बड़ा गंभीर आवाज होता है। अथवा सिंह के स्वर के समान बड़ा गंभीर आवाज होता है। देखो ना, कफ प्रकृति वालों की इन व्यवस्थाओं को आयुर्वेद ग्रंथकार ने किन किन उपमा को देख करके, बता करके आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को सहयोग कर रहा है। आपने देखे होंगे, हमारे
आसपास में कुछ लोगों का आवाज इतना मोटा होता है, इतना गंभीर होती है, इतना भारी आवाज, नाभि से बोलता ऐसा जान पड़ता है। सभी कफ कफ वालों का ये गंभीर आवाज है। तीखी आवाज कफ का नहीं है। तीखी आवाज ये या तो पित्त का हो सकता है या वायु का हो सकता है। कफ वाले बोलने में शब्दों का क्रम निश्चित और अर्थपूर्ण रखते हैं, यानी कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं भाव से युक्त होता है, अर्थपूर्ण होता है। वायु वाले कैसे होते? एक तो निश्चित क्रम नहीं होता है और अर्थ से विहीन होता है उनकी बातें। इसीलिए कफ वाले जो है वो उनको ज्ञानी बताया है। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो अर्थपूर्ण बात करता है, क्रमबद्ध तरीका से बोलता है, निश्चित बातें बताता है। कफ वालों में उनके मुंह से निष्ठुर वाक्य नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आदमी किसी के लिए अपमानजनक बात नहीं करता है, किसी के लिए खेद की बात वैसे बातें नहीं करता, झुकता है लोगों के सामने, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि वो मानता है कि भाई हाँ मैंने गलती किया होगा, तो ये सारे के सारे व्यवहार कफ में होता है। इनकी गति मदयुक्त गजराज के समान। देखो जरा कल्पना करो, वायु की गति कैसी थी? चंचल थी, कभी दौड़ रहा है कभी बैठ रहा है। पित्त की गति कैसी बताई हमने कल? पित्त की जो गति है पहले बहुत उछल कूद करता है और बाद में ठंडा पड़ जाता है। वायु कफ की गति अभी क्या बता रहे हैं? गजराज समान, हाथी के समान, बड़े मंद मस्त, झूमता हुआ, लहराता हुआ, मस्ती से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से चलता है। कितनी गहरी और छोटी छोटी बात में आचार्यों ने विचार किया है। पाद निक्षेप में संतुलित होना। पाद निक्षेप का मतलब है जब दोनों पैर को चलाते हुए लोग जाते हैं। आपने ध्यान दिए होंगे कुछ लोग अपने ही जूते और चप्पल से अपने ही जूते चप्पल को ठोकर मारते हुए चलते। कहीं मंदिर में जाना हो, आप कल्पना करो, मंदिर में आप कल्पना करो कि मंदिर में आप कोने में बैठ जाओ कुर्सी में और बहुत सारे लोग मंदिर में आ रहे हैं। उनके जूते चप्पल खोलने की तौर तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला प्रकृति वाला है। वायु वाला प्रकृति वाला होगा तो वह तुरंत उधर से आएगा और हवड़ खावड़ में एक जूता पीछे एक जूता आगे, एक क्रम में नहीं खोलेगा। जो पैर जिधर गया उधर ही खटखुट खोल करके अंदर चले जाएगा। जो पित्त वाला होगा वो आएगा, एक सीध से जूते को खोलेगा और अपने ही पैरों से ठोकर मार के उस जूते को एक लाइन में रखने का प्रयास करेगा। और जो कफ वाला आएगा वो जूते चप्पल को हाथ से उठा करके कहीं एक निश्चित क्रम में उसको रखने का प्रयास करेगा। ये कफ पित्त और वात वालों की इस एक्टिविटीज को आप दूर बैठे आप उनके नाटक को देख सकते। ये है प्रकृति, इसको कहते हैं प्रकृति। हम कहते हैं ना कि अरे इंसान तो भगवान ने बनाया है, खाता तो वही रोटी है, करता भी वैसा ही है सारे। नहीं, प्रकृति डिसाइड कर रहा है। लेकिन जो आयुर्वेद को नहीं जानते वो व्यक्ति के ये छोटे छोटे एक्टिविटीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसको अलग अलग नहीं कर पा रहा। ये कफज पित्तज वातज इस रूप में उसको नहीं देख रहे। इन्हें जो कफ प्रकृति वाले हैं, अच्छा यहाँ पर अस्खलित होते हैं। अस्खलित का मतलब है संबंध बनाते वक्त लंबे समय तक उनका टाइम ड्यूरेशन रहती है। पित्त वाले जल्दी और वायु वालों का कभी जल्दी और कभी लंबा। कफ वाले निश्चित होते हैं और अचल होते हैं। अचल का मतलब जो उन्होंने सोच लिया कि ये करना है तो काम खत्म, वो वही करेंगे जो उन्होंने सोचा है। विचलित होते नहीं है,
ऐसे लोग किसी दूसरे के कहने में नहीं आते। कफ प्रकृति वाले लोगों को भूख और प्यास जल्दी नहीं लगता। देखो, मैं आपको ना हर चीज व्यक्ति के प्रकृति के आधार पर बता रहा हूँ, ताकि एक तो मैं दोषों के आधार पर भी बता रहा हूँ और उसको मैं डिफरेंशियल भी कर रहा हूँ, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ सके। अभी हम भूख और प्यास के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, तो कफ वालों को भूख नहीं लगती। खाना खाने की जिद और उसकी उम्मीद को लेकर के भी, उस स्थिति को देख करके भी हम प्रकृति का निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कफ वाला अगर उसको भूख लगा है मगर भोजन नहीं बना है तो जिद नहीं करेगा, कहता कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, ढंग से पाएंगे। उसको भूख लगती है, लेकिन बहुत ऐसा भी नहीं कि अगर ना मिले तो तोड़ू फोड़ू वाला हो जाए। कफ वालों को भूख एक तो कम ही लगती है। अगर कभी भूख लगती भी है और कुछ ना भी मिले, तो आप लोग देखते होंगे, एक बार मैं राजस्थान में किसी मेरे मित्र के साथ, मेरे एक जीजा जी है राजस्थान में, उनके साथ मैं चला गया अजमेर में। अब उनका जो है कफ प्रकृति है और मेरा भिन्न प्रकृति है। तो महाराज मेरे को तो जल्दी भूख लग गई और मैं कहा यार चलो रोटी खाए। अब उसको कहता यार चलो खाएंगे, आराम से खाएंगे। महाराज सुबह से कुछ नहीं खिलाया, 3 बज गया। मैं फिर गुस्सा लाल पीला हो गया। मैं कहा तेरी ऐसी तैसी, भूख लग जाती है। तो कफ वाले अपने भूख को कंट्रोल करना जानते हैं। उनको परवाह नहीं होता कि चलो, व्रत रखने में कफ वाले बड़े आगे होते, मन के बड़े कोमल होते कफ वाले। ये आप लोग जरा इसको ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे। पिक्चर देखने के लिए आप लोग जाओ, वहां पर कोने में बैठो और तमाशा देखो लोगों का। एक आदमी कोने में बैठ करके उस सैड सीन को देख करके खूब रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, समझ लो वो कफ वाला है। कफ वाला आदमी जल्दी भावित हो जाता है, मन से पिघल जाता है बहुत जल्दी। वायु वाला तो बिल्कुल नहीं पिघलता। पित्त वाला सेवा के रूप में सोचता है कि अच्छा ये दुखी है, चलो इसकी सेवा करते हैं। सेवा के भाव पित्त में होता है, दया का भाव जो है वो कफ में होता है। ये सभी चीजों का डिफरेंशियल होनी बड़ी जरूरी है। इनको भूख प्यास नहीं लगती, धूप ताप एवं स्वेद से कम पीड़ित होते हैं। धूप में जितना मर्जी ये रहे काम करे, आग के सामने जितना मर्जी ये काम करे, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। धूप और ताप में दिक्कत होती है पित्त को। पित्तज वाले ज्यादा ज्यादा धूप को, ज्यादा गर्मी को नहीं कर पाते। ये एसी और कूलर का कंसेप्ट ही पित्त वालों ने निकाला होगा। और आग सेकना चाहिए, ये लोहड़ी में जो करना है, ये सारी चीजें कफ वालों ने शुरू किया होगा, क्योंकि इनको ये सारी चीजें, इनको धूप आग इनको अच्छा लगता है। वैसे तो आग और गर्मी तो वायु को सबसे अच्छा लगता है, लेकिन कफ वालों को भी अच्छा लगता है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता, शोक नहीं करता, अभिमान नहीं करता, मद नहीं करता। इस प्रकार के मानसिक विकारों से वो कभी भी विचलित नहीं होता है। कफ वाला कोई काम को जल्दी से प्रारंभ नहीं करता। सबसे जल्दी प्रारंभ करने वाले होते हैं वायु वाले, वो फटाफट कुछ कर लेते हैं। कफ वाले थोड़े आलसी जरूर होते हैं। कफ वाले आलसी होते हैं, जल्दी उठते, क्योंकि शरीर गठीला है, भारी है शरीर में। तो इस आधार पर भी कफ, अगर कफ में आम होगा, इस चीज को भी आप नोट कर लो, प्रकृति उसका कफ है और आम अवस्था में है, टॉक्सिन है शरीर में। तो एक चीज से हमें समझ में आती है कि सुबह उठने के बाद, जैसे मान लो सुबह 5 बजे आंख खुला या 6 बजे खुला, 7 बजे खुला,
पित्त वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही आंख खुलता है तुरंत उठ जाते हैं। पित्त वालों में ये बात होती है कि सुबह जल्दी आंख खुला और जल्दी उठ गए, पित्त वालों में ये होता है। कफ वाले, और वो भी दोष से स्वरूप में हो, टॉक्सिन हो, आम अवस्था में हो, तो एक बार आंख खुलने के बाद करवट बदलता रहेगा, वही मोबाइल देखता रहेगा, वही कुछ न कुछ करता रहेगा, इवन कि वो कहेगा हाँ जी इधर ही चाय लेके आ जाओ, लेकिन उठ करके बाहर आने का वो साहस नहीं जुटाता। समझ लो कि ये कफ है, और कफ में भी आम अवस्था में शरीर है। हमारे शरीर में हर तरह की जो हरकतें जो भी हम करते हैं, हर तरह की जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उन सभी में हमें इस तरह से डिफरेंशियल करना होगा, तब जाकर के बहुत सारी चीजें डायग्नोसिस होता रहता है। आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कि अगर आपने प्रॉपर डायग्नोस किया किसी का, कंफर्म हो गया कि यही है, उसके बावजूद भी हर रोज चिकित्सा और मेडिसिन लेते हुए भी उसको पूछते रहना पड़ेगा कि अब क्या लक्षण है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन कहीं पर भी हार्मफुल कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत चिकित्सा पद्धति को रोक करके फिर उसका नए सिरे से रोग की प्रकृति का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है कहीं से भी, क्योंकि दोष सर आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है सर। कौन है जो आवाज? सोनू जी? नहीं जी, मुझे आवाज आ रही है सर। किसको नहीं आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज किसको नहीं आ रही है? आवाज सही आ रही है गुरु जी। ओके, जिसको नहीं आ रही है प्लीज आप अपने एंड से थोड़ा उसको ठोका ठोकी करिए मोबाइल में, लैपटॉप में, फिर उसको लेफ्ट हो जाइएगा, फिर दोबारा आ जाना। ठीक है, उसमें कुछ सेटिंग करिए सही तरीका से। ओके, सभी लोग जरा अभी अपने आप को म्यूट रखिएगा जरा। तो अभी हमने बताया कि कफ वाले बहुत जल्दी से शीघ्रता से कोई काम को नहीं करते, बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही किसी काम को करते हैं, क्योंकि ये बड़े धैर्यशाली होते हैं, सहनशील होते हैं, क्षमावान होते हैं, परिश्रमी होते हैं, और बड़ी बात है कि कफ वाले धर्मात्मा होते हैं। मन इसका इनका जो है बहुत दयालु होते हैं, सहनशीलता इनमें होती है, बाल्य अवस्था में भी अधिक नहीं रोता और नहीं अधिक चपल होता है। देखो ये बहुत विशेष बात है कि कफ वाले जो है ना, अगर कफ प्रकृति होगा तो बाल्य अवस्था इनका जो बचपना जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा रोते नहीं है। अब आप लोग बताइए सबसे ज्यादा रोता कौन होगा बाल्य अवस्था में, कौन सा प्रकृति वाला? वात वाला। सर वाद वाला रोएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा रोते हैं ना। कफ वालों को मधुर आहार प्रिय होता है, मधुर आहार प्रिय होता है, मीठा इनको पसंद होता है। हालांकि प्रकृति ही कफ है, जहां जल और पृथ्वी ये दोनों महाभूत कफ के लिए हमने पहले पढ़े हैं। मधुर आहार इनको प्रिय होता है, लेकिन अक्सर जो है अपने प्रकृति के अनुकूल अगर शरीर में कफ दोष के रूप में अगर बढ़ा हुआ हो, तो कषाय, कटु, उष्ण और रुक्ष, इसका मतलब होता है तिक्त, कषाय, कटु। तिक्त का मतलब है आपका लगा लो करेला हो गया, नीम हो गया, ये तिक्त की कैटेगरी में आ गया। कषाय का मतलब होता है जैसे जामुन हो गया, जामुन कैसा होता है? कषाय। कटु, कटु का मतलब होता है काली मिर्च, दालचीनी, ये कटु में आ गया। उष्ण का मतलब है गर्म, रूक्ष का मतलब है रूखा, ड्राई। ऐसे चीजें इनको पसंद होता है। कब? जब दोष विकृत हो जाए, वही कफ जो प्राकृत था विकृत हो जाए। प्राकृत अवस्था में अगर कफ होगा तो उनको मीठा पसंद होगा, अगर वही कफ बिगड़ जाए, शरीर में विकृत हो जाए, तब क्या हो जाएगा? इसको तिक्त, कषाय, कटु, उष्ण और रुक्ष ऐसे गुण वाला आहार करना उसको पसंद करता है। वे अल्प भोजन करते हैं, भोजन थोड़े कम करते हैं, ज्यादा भोजन नहीं करते। बहुत कम भोजन करने के बावजूद बहुत ज्यादा व्रत रखने वाले होते हैं ये लोग, क्योंकि इनको भूख ज्यादा लगती नहीं है। अच्छा, कुछ न खाने के बावजूद भी बड़े बलवान होते हैं। पित्त वाले बहुत कुछ खाते फिर भी बल इनका होता नहीं। वायु वाले भी पित्त वाले जो है बहुत खाते हैं फिर भी बल नहीं होता। वायु वाले कभी कुछ चटपटा खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कचड़े पचड़े खाते रहते, उनमें भी बल नहीं होता। कफ वाले
बिल्कुल कुछ नहीं खाते तो भी बड़े बलवान होते हैं। इसका मतलब यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि बहुत कुछ खाने से बल मिलता है, ऐसा नहीं है। प्रकृति का निर्धारण करना, अपने प्रकृति के हिसाब से उसको अनुकूल बनाना ही हमारे आहार विहार का विशेष। कई सारे माताएं होती है, बच्चा अगर कमजोर हो जाए तो 1 गिलास दूध को पके, बच्चा कहेगा नहीं पीना, माँ पीछे से डंडा लिए घूमेगी, कहेगी इसको पी ले। अब बच्चे के मन में दूध पीने की इच्छा ही नहीं है, शरीर मांग नहीं रहा है तो इच्छा नहीं हो रहा। लेकिन माँ कहते ना बेटा दूध नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आयुर्वेद क्या बोलता है, बल का प्रतीक कफ है, और कफ जो है बहुत कुछ खाना पसंद नहीं करता, यानी बहुत खाने से नहीं, थोड़े खाने। देखो चरक संहिता, चरक संहिता विमान स्थान में आहार विशेष, आहार विधि विशेष आयतन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी को, मान लो कि कोई भी आदमी अगर 4 रोटी खाने वाली भूख है, अग्नि भी उसका प्रबल है, तो उसको सिर्फ 4 रोटी की जगह में 2 रोटी ही खाना चाहिए, और तीसरे रोटी के स्थान में दूध, घी, शक्कर, शहद, मलाई, इस तरह के लिक्विड वाली चीजें 1 भाग पानी, अपने पेट का 3 भाग करना है। 1 भाग में आहार अन्न डालना है, 1 भाग में पानी डालना है, और 1 भाग में खाली छोड़ना है। अगर आप 3 भाग करोगे तो इस तरह से हमेशा भोजन भोजन करते वक्त जो है ना, हमेशा एकदम फूल होकर के नहीं उठना है, थोड़ा सा जगह खाली होना चाहिए, कुछ भूख थोड़ी सी बची होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है जागृत बन जाए, शरीर हल्का ही रहे। भोजन करने के बाद भी अगर आप रनिंग करोगे तो पेट भरा भरा सा न लगे, थका थका सा न लगे, पेट उछलता ना हो, ऐसा ना हो कि रोटी जो है अटर पटर करे नीचे ऊपर। भोजन करने के बावजूद भी शरीर हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं आनी चाहिए। गुरु भोजन जी ये सबके लिए है क्या, वात पित्त कफ वाले के लिए? सबके लिए, सबके लिए। उष्णम अस्नियात स्निग्धम अस्नियात, सबके लिए है, वात हो, पित्त हो, कफ हो, सीधे से नियम है। भोजन हमेशा गर्म करना है, भोजन हमेशा स्निग्ध यानी चिकना ही करना है, चिकना भोजन करना है, जिसमें घी हो, तेल हो, दूध हो, शहद हो, जो चिकना पदार्थ है। उष्ण मसनिया स्निग्ध मसनिया, उष्ण करना है, स्निग्ध करना है, न तो जल्दी से करना है, न तो धीरे करना है। तो भोजन कितने देर में करना है, तो ऐसा बताया जाता है, एक जगह किसी आचार्य ने बताया है कि जितने देर में एक जवान गाय पानी पी के खत्म करती है अपने के लिए। अब आप जरा कल्पना करो, एक जवान गाय कितने देर में पानी पीती है। या एक किसी ने बोला कि जितने देर में एक ग्वाला एक गाय से दूध निकालता है, दूध निकालने में कितना टाइम लगता है, उतना टाइम भोजन में लगनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक गाय पानी पीने में कितना टाइम लगाती है, पेट भर पानी पीने में उतने टाइम लगा करके भोजन करना चाहिए। यानी कि न तो जल्दी करना है, न तो धीरे करना है। भोजन करने का सबसे बढ़िया नियम ये है, आप कुछ आचार्यों का तो ऐसा मानना है कि अगर आप कभी उल्टे पुल्टे भी चीजें खा लेते हो, उल्टे पुल्टे का मतलब कभी कभार आपने खा लिया, कुछ भी खा लिया बाजार में जाकर के, या कहीं आप पार्टी में चले गए, किसी के शादी में चले गए, तो कुछ भी उसमें खाना पड़ सकता है। जैसे पनीर जो है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए होता है, फिर भी चलो अपने परिवार वालों के मन रखने के लिए खा लिया, खा तो लिया। आचार्य बोलते हैं एक ही बात ध्यान रखना है कि वो शर्त ये होनी चाहिए कि वो गर्म होना चाहिए, स्निग्ध यानी चिकना होना चाहिए, और जो वो आप करोगे वो अल्प मात्रा में होना चाहिए। भाई ये 3 चीज अगर आपने ख्याल रखा, गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, अल्प मात्रा में होना चाहिए। मात्रा जो है ना अल्प ही होना चाहिए, मतलब अल्प का मतलब है बहुत कम भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना। जैसे मान लो 10 रोटी खाने का आपका हिसाब किताब है, शरीर है, और आप खा रहे हो 1 रोटी, अल्प मात्रा महाराज में तो इतना ही, तो ये भी नहीं बनेगी। अल्प का मतलब है कि जितना खाने से आप भोजन कर रहे हो, 10 रोटी खाने का हिसाब किताब है, आपने 5 रोटी खाया,
और 2 रोटी की जगह में आपने दूध, घी, वसा, मज्जा जो कुछ भी आप खा सकते होंगे, कुछ चिकना, स्निग्ध तो यही है ना, दूध, घी, वसा, मज्जा। इनमें से कुछ भी आप ले लो, शहद भी आप ले सकते हो, या आयुर्वेद तो यही सारी चीज़ बोलता है। भोजन के बीच में दूध पीना है, भोजन के बीच में फ्रूट खाना है, फ्रूट के लिए आहार है फ्रूट, दूध भी दुग्ध आहार बोलते हैं ना, तो आहार आयुर्वेद ने 2 जगह बताया है, सुबह और शाम। 2 ही जगह भोजन करना है, 2 टाइम करना है दिन में। तो चाय का भी कोई जगह नहीं है आयुर्वेद में, कोई कुछ जगह नहीं है। दूध का भी अलग सा जगह नहीं है। हाँ, कुछ आचार्य बोलते हैं कि रात में दूध पी करके सोना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिसको आम अवस्था में शरीर है, जिसके शरीर में अजीर्ण है, अजीर्ण जिसका मंदाग्नि है, ऐसे अवस्था में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दही बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मट्ठा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पानी कम लेना चाहिए अजीर्ण अवस्था में। लेकिन ये नियम सबके लिए लागू होगा कि उष्ण मसनिया गर्म ही भोजन करना चाहिए, स्निग्ध मसनिया स्निग्ध ही भोजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, बहुत धीरे धीरे नहीं करना है। ये कोई जो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी इतने बार चबा करके वो गिनते हैं 40-45 बार गिनो, तो गिनने वाली कोई बात नहीं है। लिमिट में रहो, अपना आराम से भोजन करो। चिकनाहट में तेल शायद नुकसान करेगा। अगर आपका अग्नि मजबूत है तो कुछ भी आप खाओगे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप विधि से देखो, तेल, घी, वसा, मज्जा, ये 5 को स्नेह माना गया। स्नेह 5 तरह के 4 तरह के होते हैं। तेल, घी, वसा, मज्जा। वसा भी जानवर का वसा, मज्जा भी जानवर की मज्जा। ये 4 होते हैं। उसमें से दूध भी स्नेह में आता है, जड़ी बूटियां भी कुछ कुछ स्नेह में आते हैं। तो इन चीजों का भोजन के बीच में अगर आप लोगे तो वो कोई हानि नहीं करेगा भोजन के बीच में। लेकिन बशर्ते यही है कि वो गर्म होना चाहिए। ठंडा तेल लोगे तो गड़बड़ करेगा, ठंडा दूध लोगे तो गड़बड़ करेगा। शर्त यही है कि वो गर्म होना चाहिए। अगर अब आपका आम अवस्था में शरीर है, अजीर्ण अवस्था में शरीर है, मंदाग्नि की अवस्था में है, तब तो महाराज पानी पियोगे तो भी हानि करेगा। लेकिन स्निग्ध की जरूरत होती है शरीर के लिए। ठीक है, ये हो गया। कफ वालों के लिए यह व्यक्ति स्त्रियों को प्रसन्न रखते हैं तथा ओज, शुक्र, मैथुन, संतान संपन्न एवं भृत्य प्रवृत्त होते हैं। अपने पत्नी के प्रति समर्पित होते हैं, अपने समाज के प्रति भी। अब मानसिक लक्षण को देख लेते जरा। श्लेष्म प्रकृति पुरुष, शांत, धीर, सहनशील, लालच, ये सब हमने पढ़ लिया यहाँ पर, है ना। सामाजिक लक्षण देखते ये दूरदर्शी होते हैं, धर्मात्मा होते, श्रद्धालु होते, गुरु भक्त होते, गुरुओं के प्रति स्थिर मित्रता वाले होते, लंबे समय तक इनकी मित्रता लोगों के साथ बनी रहती है। ये गंभीर होते हैं, ईर्ष्या से रहित होते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते, ओजस्वी होते हैं, शांत और धीर होते हैं। ये वह विचार कर ही दान देते हैं। किसी को कुछ देने के लिए, दान देने के लिए ये वायु जैसे चपल नहीं होते, आओ भैया, अरे क्या बात, बड़े दुखी हो। वायु वाले बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आकर के बेवकूफ बना के लेके चला गया, तो कफ वालों को ज्यादातर लोग ना बेवकूफ नहीं बना सकते। वो धीर है, शांत है, विचलित नहीं होता है किसी की बातों से, तो इसीलिए वो ओजस्वी होते हैं, इसीलिए वो दीर्घायु होते हैं। स्वप्न की बात हमने पहले कर ही लिया। यहाँ पर स्वप्न में क्या है, कमल का फूल देखता है, देखो हंस, पानी में घूमने वाला हंस। चक्रवात देखता है, चक्रवात बोलते हैं ना, चक्रवात किसको बोलते हैं, जो राउंड में इस तरह से हवा जो आता है, चक्रवात। गुरुजी से चक्रवाक बोल लेंगे, चक्रवात। चक्रवात, चक्र, ये तो क के जगह में क हो गया ये, गलती जी से, जी जी, ठीक। है ना। शोभित जलाशय, जलाशय में जो है कि बढ़िया सा कमल फूला हुआ है, सुगंधित, इस तरह के ऐसे सपने दे। पक्षियों की कतार देखो सपने में, कफ वालों को सपने में आसमान में कतार से पक्षियां देखता है। वो मेघों को देखता है, कभी कभी मेघ यानी बरसात तो नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के मेघों को ये देखता है। ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ पर देखा कफ प्रकृति। तो हमने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और आ गया कफ प्रकृति, 3 प्रकार के प्रकृति को हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। बताइए, कफ, पित्त और वात, ये प्रकृति आप लोगों को अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो चर्चा करते हैं, फिर अगले स्टेप में हम चले जाएंगे।
आता है। जिसने बोलना है वो अपने ऑडियो को खोले, अदरवाइज म्यूट कर दे। सर, कफ वाला व्यक्ति मतलब प्रभावित होके दान करता है और वायु वाला तो किसी पे बिलीव नहीं करता है, तो फिर वो वैसे प्रभावित कैसे होगा? नहीं, वायु वाला जो व्यक्ति होता है ना, वायु वाला व्यक्ति थोड़ा वहमी होता है, वहम करता है हर चीज में। कोई आदमी वायु वालों को क्या है, वायु वाले जो है ना वहमी होते हैं, वायु वाले वहम करते हैं, लोग आकर के डर दिखाएंगे उनको, तो वो बड़ा डरपोक होता है वायु वाला, आत्मबल की कमी होती है ना। कोई आकर कहेगा अच्छा। अरे भाई तेरे घर में तो ये दिखाई दे रहा है, ऐसा भूत प्रेत है, अगर थोड़ा अल्पज्ञ होगा तो ऐसा है वैसा है, तो ये कर, ऐसा कर ले तो तेरा ये हो जाएगा। वो उसकी बात में आ जाता है, क्योंकि बुद्धि है नहीं, वायु ने पूरा खत्म कर रखा है। कफ वाला इस तरह की बातों में लगभग नहीं आता। अगर वो विकृत अवस्था में जाए दोस्त तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वायु वाले जल्दी बेवकूफ हो जाते हैं। अच्छा, वायु वालों में एक और चीज है, अच्छे लोगों की अच्छी विचारें उसको प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे एक आदमी आया, कहा कि बेटा ऐसा है कि ये सारी चीजें बेकार है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बंदा डूब जाते हैं। तो कहेगा नहीं, बेकार की बात करता है, शेयर मार्केट में डालेगा और जानता तो है नहीं, चंचल है। जब पैसे जब मार्केट बढ़ने वाला होगा तो पैसे निकालेगा, जब घटने वाला होगा तो पैसे डाल देगा, चंचलता की वजह से। ठीक है, तो वायु की ये बड़ी विचित्र स्थिति है वो, इसीलिए ना वो। हाँ जी, आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये गुरुजी, सर भोजन अगर कम से कम वायु कितना समय प्रकृति तक वाला चाहिए? आदमी, हाँ, गुरुजी अगर वायु प्रकृति वाला आदमी कब प्रकृति वाले जैसे हरकत करने लगे तो क्या अवस्था होगी? कफ जैसे हरकत करने लगे, वात वाले कफ जैसे हरकत करने लगे, इसका मतलब है वायु की वजह से ओज क्षय हो गया है। देखो मैं बताता हूँ अभी क्या है, आपने योगेश जी ने ना बहुत अच्छा बात किया। हमारे शरीर में ना जैसे कफ का गुण है, वैसे ही ओज का भी गुण है। ओज हमारे शरीर में दो तरह का होता है, एक तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात जो हमारे जो धातु है, ये जो धातु है, यह धातु पाक के संदर्भ में जैसे ही डाइजेस्ट होगा, धातु का निर्माण होगा, तो वहां से एक अग्नि वर्गीय मतलब कफ वर्गीय, लेकिन अग्नि का भी उसमें स्वरूप होगा, तेज स्वरूप होगा, वह उसकी निर्माण होती है, और उसको बोलते हैं ओज, पर ओज बोलते हैं उसको। और एक होता है अपर ओज, वो होता है हमारे हृदय में। हृदय में रस और रक्त होता है, रस और रक्त का उद्गम स्थान है हमारा हार्ट, यहीं से निर्माण होते हैं और फिर इधर ही से आते, इधर ही आते। तो रस का और रक्त से निकलने वाला जो ओज है ना, उस धातु से निकलने वाला ओज, वो कुछ बूंद ही होता है, ज्यादा नहीं होता, 6-7 बूंद बताया है। तो वो हमारे हृदय में रहता है, और वही ओज समूचे शरीर में प्रकाशित करने वाला, चेहरे में रौनक देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला वही ओज है। हमारा जो मन है ना, मन के ऊपर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। हमारा जो मन है, इस मन का भोजन ओज है। मन का भोजन कौन है? ओज है। और ओज का निर्माण कब होता है? जब हम विधि पूर्वक सही भोजन करते हैं। ओज का निर्माण कैसे होता है? जब हम विधि पूर्वक सही समय में उत्तम भोजन करते हैं, अग्नि को ख्याल में रख करके उत्तम भोजन करते हैं। उष्ण, स्निग्ध, गर्म, चिकना और मात्रावत भोजन करते हैं। ये 3 बातें एकदम याद रखना आप लोग। भोजन का क्रम क्या है? कुछ भी खाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भूख लगने पर भोजन करना है, उष्ण करना है, गर्म करना है, स्निग्ध और मात्रावत, असनियात। भाई ये 3 ही बात है भोजन के विषय में। मात्रावत, निश्चित मात्रा में करना है। अब मात्रा कैसे डिसाइड होगा? आपकी अग्नि के आधार पर, आपके बल के आधार पर मात्रा डिसाइड होगा। कोई 4 रोटी, उसका मात्रा है ना? जैसे छोटा बच्चा है, थोड़ा खाएगा, 1 चम्मच खाएगा, उसका उसके लिए वही मात्रा है।
एक जवान आदमी दिन भर काम करता है, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये मात्रा पहले से ही कोई डिसाइड नहीं होगा कि इतना ही कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता। तो ये 3-4 चीजें अगर हम ख्याल रखते हैं ना, उस विधि से अगर हम अपना आहार को रखते हैं, तो उससे हमारे शरीर में परफेक्ट ओज का निर्माण होता है। और वही जो ओज है, हाँ जी, इससे गुरु जी फैट्स भी नहीं बढ़ेंगे, नहीं मोटा बढ़ेगा। होगा ही नहीं। जी 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 बिल्कुल। और वह जो ओज है, वही ओज हमारा, हम कहते हैं ना मन, मन ऑलरेडी, मन हमारे शरीर में जैसे ब्लड हमेशा रहता है, जैसे प्लाज्मा भी हमेशा रहता है, लेकिन ऐसा मन हमारे शरीर में हमेशा नहीं रहता। मन एक ऐसा वस्तु है, मन एक ऐसी चीज है जो तुरंत बनता है, अपना काम करता है, खत्म हो जाता है, वो दिखता नहीं है। मन के बारे में इसीलिए कहते हैं ना कि भाई दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं है जो कि मन को पकड़ सके। इसीलिए क्योंकि शरीर में मन है ही नहीं। आप श्रीमद् भागवत पढ़ो, मन सक्रे योग माया मुपाश्रित, गोपी गीत के संदर्भ में वहां लिखा है वेद व्यास जी ने कि भगवान ने जब गोपी गीत गाना उनके मन में इच्छा हुई, चलो रंतुम चक्रे, मुझे अब रमण करना है, किसके साथ करना है? गोपियों के साथ। वो गोपी कौन है? जो अनंत वेद और जो ऋचाएं हैं, वही साक्षात स्त्री के रूप धारण करके इन ग्वालों के बीच में आकर के बैठी हुई है। वो सभी वेद के ऋचाएं ही जो स्त्री के रूप में आई है, अब उनको बुला करके उनको मुक्त करना है, उनकी इच्छाओं को ख्याल रखना है मुझे। लेकिन अब इच्छा कैसे होगा? इच्छा करने वाला कौन है? मन है ना? हमारे अंदर इच्छा करता कौन है? मन है, लेकिन मन तो है नहीं। वेद व्यास ने कहा कि भगवान के शरीर में मन ही नहीं है। यमनस चक्षु यमनस चक्र, मन से रहित होते हैं इंसान, मन ही नहीं होता। अगर ऑलरेडी परमानेंट मन हमारे शरीर में होता तो रात में वो मन हमें थोड़ी सोने देता है, नहीं देता। इसके मन के ऊपर बहुत अच्छा डिबेट हो सकता है, एक दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर वो मन हम भगवान ने फिर निर्माण किया, निर्माण करके उस मन के द्वारा संकल्प विकल्पात्मक मना, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। फिर संकल्प किया, क्या किया संकल्प? रंतुम, मुझे अब रमण करना है गोपियों के साथ। तो यही कंडीशन हमारे अंदर भी होता है। आप लोगों को आयुर्वेद पढ़ाने की जैसी मुझे आज इच्छा हुई, उसी वक्त पढ़ाने वाला मन सत्व रूप में मेरे अंदर तुरंत तैयार हो गया। ये मन मेरा सुबह नहीं था, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ वैसे ही मन का निर्माण हुआ। मन कैसा? कि मैं आप लोगों को आयुर्वेद पढ़ा सकूं, उस तरह का मन, मन से पढ़ा सकूं। ये जो मन हमेशा निर्माण होता रहता है हमेशा खत्म हो जाता है, अपने काम करा करके खत्म होता है। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी रात में सोया है। अब मन का काम क्या है? इंद्रियों से प्राप्त विषयों के जो ज्ञान है, उस ज्ञान से शरीर को संचालन करना मन का काम है। जैसे आप सोवन जी रात में सोए थे, मस्त सोए थे, मन भी कहता है कि यार चलो सारा इंद्रिय जो है शिथिल हो गया, सो गए बंदा, जाकर के मन क्या करता है? हृदय में जाकर के गुपक से आत्मा के सामने बैठ जाता है। अब सोवन जी मन रहित हो गए, मन कहाँ चला गया? फुर्र हो गया। उतने में कोई आकर के दरवाजा खटखटाता है। अब ये दरवाजा खटखटाना किसका विषय हो गया? इंद्रियों में कान का। कान ने सुना है ना, श्रवणेन्द्रिय का विषय हो गया वो आवाज। जैसे ही कान से वो शब्द सुनाई देना शुरू हुआ, तो श्रवणेन्द्रिय की, तो एक इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है मन, तो तुरंत मन को लगता है कि यार कुछ तो है जो इस इंद्रिय के सामने आ गया, तो तुरंत जाता है मस्तिष्क में पहुंचता है। मन का ऑफिस है ब्रेन, और मन का घर है हृदय। हृदय में जब ऑफिस में, यानी कि सोवन जी का न तो आंख कुछ देख रहा है, न मुंह से कुछ खा रहे, न कान से कुछ सुन रहे, न त्वचा से कुछ, यानी सारा ज्ञानेन्द्रिय डाउन हो गया है। तो मन को लगता है कि अब मेरा कोई काम नहीं है। अरे ब्रेन में स्थित जो ऑफिस से बंद करेगा, धीरे से आएगा, कपाट खोल करके हृदय के अंदर आत्मा के पास जाकर टुक करके सो जाएगा।
कपाट, जैसे टुक टुक आवाज आई, कान का विषय है, मन को लगा कि कोई इंद्रिय के ऊपर हलचल हो रही है, जाएगा ब्रेन में, ऑफिस को खोलेगा। ये सारा इतने झटके में होता है कि पता नहीं चलता, तुरंत कान में आवाज आता है, आप उड़ जाते हो फिर। तो ये सारा इंद्रिय की जो विषय है, इसीलिए आयुर्वेद बोलता है, धर्मशास्त्र भी बोलता है, हमें मनस्सित्त वृत्ति निरोध, है ना? ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? योग शास्त्र भी यही बोलता है ना, मनस्सित्त वृत्ति निरोध। क्यों ऐसा बोला है? इसीलिए बोला है कि हम मन को जितना चलाएंगे, मन को हम जितना दौड़ाएंगे इंद्रियों के माध्यम से, मन उतना दौड़ेगा, जितना दौड़ेगा वो उतना थकेगा, जितना मन दौड़ेगा उतना थकेगा, और जितना थकेगा मन उतना भूखा होगा, जितना भूखा मन होगा उतना वो अपने आहार को ढूंढेगा, और मन का आहार है ओज। और ओज का निर्माण कोई सहज नहीं है, हम बहुत हमारा जो शुद्ध आहार विहार से ही ओज का निर्माण होता है। यानी हम दिन रात लगे अपने स्वस्थ बनाने के लिए, शुद्ध आहार विहार हम कर रहे, लेकिन हम अपने मन को हमने खुला छोड़ दिया, आंखों से बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, कान से बहुत सारी चीजें सुन रहे, मोबाइल देख रहे, आंख कान दोनों ही एक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया। क्या है, मन जो है ना पीड़ित हो गया, दुखी हो गया। होने से क्या होगा? गुरुजी हाँ जी, एलोबरेट करता हूँ एक मैं सेकंड उसको। में क्वेश्चन भी मैं आ गया, मैं उसका आंसर देता हूँ। इससे क्या होगा? मन हो जाएगा बहुत शिथिल, हृदय हो जाएगा बहुत शिथिल, बार बार हृदय मन जो है हृदय में जा रहा है, फिर बार बार ओज हो गया पूरा खत्म, खा खा करके मन ने उसको डाउन किया, हृदय का ओज खत्म, शरीर का ओज खत्म, ओज जो है वो कफ भर गया है। अब जैसे जैसे मन चंचल होना, कहते हैं ना, मन जो है ना, वायु ही मन को प्रभावित करता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हनुमान चालीसा। मन का संबंध वायु के साथ है। किस वायु के साथ है? व्यान वायु के साथ है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, वो व्यान वायु क्या है। तो वायु के साथ मन का संबंध है। मन जितना जितना चलेगा, वायु उतना उतना विचलित होगा। एक सेकंड शिखा जी, खत्म करो। तो मन विचलित ज्यादा होने का मतलब है कि वायु भी अब विचलित हो रहा है धीरे धीरे। कफ का प्रकृति तो नहीं है, लेकिन मन और वायु इन दोनों के कारण से ओज हो गया है खत्म। जो ओज है वो कफ भर गया है, ओज का संबंध कफ के साथ है। तो ओज जब डाउन हो गया तो कफ डाउन हो गया। जब कफ डाउन हो जाता है तो आदमी को इरिटेट हो जाना, दिन भर सोते रहना, कुछ किसी से बोलने का मन नहीं करना, कान से साउ 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 आवाज आना, बिल्कुल भूख नहीं लगना, शरीर में वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, जिन्हें हम जैसे थायराइड बोलते हैं ना, रस क्षय की अवस्था। थायराइड जाकर के देखो, थायराइड कौन सा रोग है? थायराइड जो है रस धातु क्षीण की अवस्था है, और मेद धातु की हानि और रस धातु की हानि, बेसिकली रस का ओज की हानि ही थायराइड है। तो थायराइड वाले पेशेंट को पूछो, हेयर फॉल हो रहा है क्या, शरीर में इरिटेट हो रहा है क्या, इरेगुलर उसके पीरियड्स हो रही है क्या, स्त्री को घबराहट हो रही है क्या, पाल्पिटेशन, क्यों? ये सभी ओज क्षय की अवस्था है। आप जाकर के आयुर्वेद में पढ़ो, ओज की हानि होगी तो क्या होगा, वो सभी चीजें होगा जो एक आदमी को, जो अभी योगेश जी ने पूछा कि कफ का प्रकृति तो नहीं है, लेकिन कफ जैसा लक्षण है, वो यही है, ओज क्षय होने से ऐसा होता है। शिखा जी आप बताइए। जैसे इतने सारे गुण हैं, हर इंसान में मिक्स गुण भी होते हैं, तो हम एक इंसान में लगभग कितने गुण देखें जिससे उसकी प्रकृति हम बता सकें? देखो, जो शरीर है ना, शरीर तीनों ही दोषों से बनता है, कोई एक दो, क्योंकि शरीर बेसिकली कफ पित्त पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये महाभूतों से बनता है ना। अब देखो, जल चाहे कुछ, जल शरीर में बिल्कुल नहीं होगा, जीरो होगा तो ऐसा कोई कह नहीं सकता, ऐसे पृथ्वी भी तो जीरो तो हो नहीं सकता। अगर जल है, कुछ अंश में है, तो जल में जो कफ वर्गीय पित्त वर्गीय जो गुण है वो तो है ही प्रकृति के रूप में। तो परसेंटेज के हिसाब से कफ पित्त वात शरीर में होते हैं, आपके आहार विहार की वजह से परसेंटेज की, जैसे 10% था पित्त,
और आप हमेशा पित्त कारक आहार विहार करते रहते हो तो पित्त जो 100 पे पहुंच जाएगा, बाकी जो विरोधी वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये सब चीजें चलती रहती है शरीर में। प्रकृति जो है ना, इसी तरह से हमारे एक्टिविटी से, हमारे काम करने के तौर तरीका से, आहार विहार से प्रकृति हमारा निर्माण होता रहता है और विनाश होता रहता है प्रकृति का। जी। गुरुजी डिस्टर्ब जो होता है वात पित्त का, यह क्या फिर से कंट्रोल में आ सकता है? समानता हो सकती है उसकी? नहीं समझ में आया क्या कहते हैं? जो वात पित्त कफ जो है बिगड़ने के बाद वो कंट्रोल में आ सकता है आहार विहार करने के बाद? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता। आयुर्वेदिक चिकित्सा ही तो यही है कि उसको समदोष समाग्निश समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधि। कफ पित्त वात स्वस्थ हो जाए, आत्मा मन और हमारा जो है आत्मेंद्रिय, इंद्रिय आत्मा और मन ये संतुलित हो जाए, तो इसी अवस्था को हम स्वस्थ मानते हैं। एक आदमी स्वस्थ है, इसका परिचय क्या है? तो देखो ये सूत्र है, कफ पित्त वात ये सम अवस्था में हो जाए, अग्नि सम अवस्था में हो जाए, उसका मन बुद्धि आत्मा और इंद्रिय ये संतुलित हो जाए, तब हम कहेंगे उसको स्वस्थ है। हम लोग क्या मानते हैं? ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन है, डायबिटीज लेवल मेंटेन है, ESR लेवल भी मेंटेन है, LFT किया वो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद बोलता है क्या कहते हैं, उसका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका हृदय भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका विचार भी स्टेबल होनी चाहिए, उसकी हरकतें भी बड़ी स्टेबल होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी कंडीशन को उन्माद की कैटेगरी में रखा है, लेकिन एलोपैथ वाले उन सारी चीजों को उन्माद में नहीं बोलते। जैसे एक आदमी में उदाहरण देता हूँ, आयुर्वेद पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, जिसको अभी जैसे एक उदाहरण में देता हूँ कि एक आदमी बहुत ज्यादा बड़बड़ करके बोलता है, जैसे आप तो देखते होंगे, हाँ जी मेरे अंदर हनुमान जी आ गए, मेरे अंदर माता जी आ गए, और लोग पूजा करते हैं। बेसिकली माता जी कुछ नहीं आई, वो क्या है? उन्माद का एक अवस्था है। वो माता जी वगैरह कुछ नहीं आए, 10 दिन से नहाए नहीं है? गंदे मंदे में तुम रहते हो, दारू पीते हो तुम, चिकन मुर्गा खाते हो, और तुम कहते हो कि हमारे यहाँ हनुमान जी आ गए। आएगा हनुमान जी उसके यहाँ? हनुमान जी आएंगे। श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ लो, एकादश अध्याय में जहां पर रुद्र स्तुति होती है, वहां लिखा हुआ है कि जीते जी जीवित आदमी कभी भी शिव का दर्शन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, और ये लोग पता नहीं क्या क्या बात। इसीलिए मैं तो हमारा पूरा धर्मशास्त्र पढ़ लिया, इसीलिए मैं तो ना, मुझे कोई ऐसी क्या बताऊं। हमारा धर्म, हमारा जो हिंदू धर्म है ना, वो ऐसे ट्रैक में चला गया है कि अब वहां जाकर के कुछ बोलना भी बड़ा गुनाह है। जो पढ़ा लिखा जो आदमी, वो तो कहता है कि चलो शांति से अपने गायत्री जाप करते रहो, पाठ करते रहो, टीका लगाओ, अपना मस्ती से रहो, किसी को कुछ कहने योग्य धर्म के विषय में क्यों पलट के वो कुछ बोल देते। गुरुजी मेरा हाँ जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे इंग्लिश से आप जरा और करके कमेंट करिए। हाँ जी बताइए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति में जैसे वात पित्त और कफ, ये प्योर प्रकृति देखने को नहीं मिलती। कुछ गुण वात के होंगे, कुछ पित्त के आज के होंगे, कुछ जमाने कफ। में शुद्ध प्रकृति लगभग नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि आज के समय में दिनचर्या आहार विहार सभी का लगभग खराब ही है। कहीं ना कहीं पत्तेकर आहार विहार होता है, दिनचर्या उसका गलत होता है, खान पीन ही बड़ी गलत है। आज के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि क्या बताए अब, क्योंकि हमने अभी क्या बोला, सुश्रुत संहिता में क्या लिखा हुआ है कि कफ वात पित्त का स्टेबल होना ही स्वस्थ होना नहीं है, आत्मा का, है ना, आपके हृदय का, मन का, इंद्रियों का स्वस्थ होना भी बड़ी जरूरी है। आंखें लिमिटेड
आंखों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कान को लिमिटेड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आजकल लिमिटेड तो क्या होगा, सुबह 8 बजे उठ करके ऑफिस जाना पड़ेगा, गाड़ी को उठाओ और खाना भी टिफिन में डाला, पता नहीं कभी डाला नहीं डाला, हबड़ झबड़ में सारा काम करना पड़ता है। तो ये सारे स्टेबल वाली बातें आज के समय में नहीं बन पा रहा है ना, नहीं बन पा रहा है, तो हमारा आत्मा, इंद्रिय और मन भी स्टेबल नहीं है, धर्मशास्त्र आयुर्वेद के हिसाब से नहीं जा रहा है। इसीलिए आज के समय में सभी लोग या रोगी है या रोगी होने की कगार में है। कुछ लोग उसको रोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन लगभग सभी लोग आज के समय में पीड़ित है। इसीलिए ना प्राकृतिक अवस्था में लोगों को शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न मेरा ये था, जैसे आपने अभी बताया है कि जो कफ वाला व्यक्ति होगा और उसकी आम अवस्था है, यानी निराम अवस्था नहीं है, तो उसमें गुरुजी क्या लक्षण देखने को मिलेंगे सुबह के वक्त में, जैसे ही वो देखो, निद्रा से उठेगा? जितना जितना आम अवस्था में शरीर होता है, शरीर में भारीपन लगेगा, सुस्ती लगेगा, आलस्य लगेगा, शरीर में बोझा बोझा सा लगेगा, पेट में भी भारी भारी सा लगेगा, और कुछ करने का मन नहीं, मन में अस्थिरता आएगी, और सुबह उठने में भी उसको दिक्कत होगी, एक जगह बैठूं तो बैठे रहूं। अब देखो किसी किसी आदमी को आप जब रास्ते में खड़े खड़े, दोनों लड़के, दोनों बंदे, दोनों खड़े खड़े बात कर रहे, 5 मिनट में अगल बगल में देखेगा कि कहीं हाथ रखने का कोई जगह मिल जाए। सोनू जी, आपका भी ऐसा ही हाल होगा कि यार चलो कहीं टिका दूं अपना, थोड़ी आराम कर लो, थक गया। तो ये वो स्थिति है, ये आम की स्थिति है सब। आम जो है वो शरीर के बल को उस हिसाब से रहने नहीं देता है जिस हिसाब से प्राकृतिक अवस्था में शरीर में बल होना चाहिए। आपने देखे होंगे ना, कहीं दो आदमी बात कर रहे और एक आदमी इधर उधर झांकेगा, या कहाँ है, थोड़ा तो सपोर्ट ले लूं। अब नीचे तो बैठ नहीं सकते, अथवा रोड में कहाँ बैठे, तो कोई तो कोने में ऐसा करके बात करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये सभी फाइनली उनमें अगर आप देखते हो तो वो सभी आम अवस्था है। और आम जो होता है ना, शरीर को वीक की बहुत ज़्यादा कमजोर करता है शरीर को। तो ये जो वीकनेस है वहाँ से शुरू अगर होती है, सभी अजीर्ण है, अजीर्ण अवस्था है। तो गुरुजी, ये तो अगर भोजन हम ज्यादा मात्रा में करेंगे तो आम की उत्पत्ति ज्यादा होगी? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। आम की ऐसा उत्पत्ति, नहीं? भोजन अगर हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि शरीर में क्लेद की उत्पत्ति ज्यादा होगी। और क्लेद और आम अलग अलग चीज है। आम का मतलब होता है जो आपने भोजन किया है, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड का जो पार्ट है वो है आम। आम का मतलब है जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जितना भी आपने खाना खाया है, अब भूख लगेगा ही तो ही खाओगे। मान लो 10 रोटी खा लिया आपने, 10 रोटी का ही भूख था, 10 रोटी खा लिया, तो बट शरीर को तो 10 रोटी की आवश्यकता है या नहीं है वो एक बात है ना। 10 रोटी आपने खाया, खाने के बाद आप चले गए, तो इसमें क्या होगा, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना शरीर रखेगा और बाकी बाहर निकाल देगा। अगर अग्नि कमजोर होगा तो क्या होगा, वो वहीं पर पड़ा रहेगा और वो क्लेद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर वो क्लेद भी डाइजेशन, क्योंकि शरीर के अंदर हर एक वो चीजें जो क्लेद की अवस्था में भी डाइजेशन होता है, और वही क्लेद हमारे तृतीय अवस्था पाक में जब यूरिन का निर्माण होता है, यूरिन जो हमारा बनता है ना वो कटु रस वाला होता है, काली मिर्च के जैसा यूरिन का स्वाद होता है। और वो सारे क्लेद को झाड़ू मारते हुए कोई पसीना के माध्यम से, कोई मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। तो पहले तो वो क्लेद में जाएगा, और अगर तृतीय अवस्था पाक आपका सही है तो वो हटाएगा। लेकिन अगर वो भी कम है, तृतीय अवस्था पाक भी कम हो गई, यानी लीवर अगर आपका कमजोर हो गया, क्योंकि उसको करने वाला तो लीवर है, तब जो है आपका फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वो आम अवस्था में वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि रस धातु यानी स्टमक से ही भी आम का निर्माण हो सकता है, लेकिन बेसिक जो आम है दिक्कत करने वाली वो वहां से शुरू होगी। यूरिन अगर आपका प्रॉपर नहीं बनेगा, तब जो है कि यूरिन के माध्यम से सारा क्लेद बाहर नहीं जाएगा, जलीयांश बाहर नहीं जाएगा। यूरिन का निर्माण इसीलिए हुआ है कि वो पूरे शरीर में झाड़ू पोछा करे, इसीलिए उसको इतना एसिड बनाया गया है, इतना
एसिड है उसके अंदर, क्योंकि गुरु जी, ट्रैक को साफ एक उम्र के साथ व्यक्ति की प्रकृति भी चेंज हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। उसके जैसे जैसे वो दिनचर्या रखेगा, आहार विहार रखेगा, संगति जैसी होगी, उस हिसाब से उसका कफ पित्त वात से संबंधित चीजें करेगा, तो उस हिसाब से प्रकृति का भी चेंज होगा। अगर एक आदमी पहले एक जगह में बैठ करके वो मस्ती वाला माहौल था उसका, है ना, तो वहां पर कुछ और उसकी प्रकृति थी, वो संगति के साथ वृंदावन चला गया, हरिद्वार चला गया, भजन गाने लगा या अच्छे लोगों की संगति में जाने लगा, मेडिटेशन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, वहां पर मन उसका शांत हुआ, ओज उसका अच्छा निर्माण हुआ, वायु उसका अच्छा हो गया, तो शरीर के सारी जो प्रकृति है वो धीरे 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 करते हुए सौम्यता की ओर चला आया। तो प्रकृति का निर्माण इस तरह से होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, 10 बज गया है। एक चीज और बताऊं, हमारा जो डेमो सेशन है वो कल तक ही है। अब कल से हम लोग नाड़ी, क्योंकि प्रकृति अभी हम लोगों ने देख लिया, और कल से हमारा नाड़ी का सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को मोटा मोटी कफ पित्त और वात के जो नेचर है वो आपको समझ में आ गया। इनके गुण धर्म हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे। अभी कल हम लोग प्रकृति आदि चेक करेंगे। तो अभी आप लोगों ने अगर पेमेंट जमा नहीं किया है तो पेमेंट जमा करना है। हालांकि कल एक दिन भी आप आ सकते हो बगैर पेमेंट किए, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो आगे आप लोग ये सारी चीजें करना है। अगर नहीं होगा तो आप लोग ये इतना प्रकृति का जो नॉलेज आप में जो हुआ है ये भी बहुत महत्व का है। 8699175212 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एटीएम सभी से भी चलता है। तो इसमें पेमेंट जमा करना है, करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है जी। ठीक है जी। जो लोग खाना खाते हैं बट उनके शरीर में नहीं लगता है, तो उनकी कौन सी प्रकृति रहती है? खाना खाने के बाद नहीं लगता है तो तीनों प्रकृति में हो सकता है। उसका अग्नि मंदा हुआ रह सकता है, अजीर्ण अवस्था में हो सकता है, क्योंकि खा करके उसको डाइजेस्ट करने वाला तो अग्नि है। अजीर्ण का मतलब होता है जो पहले रात को खाया हुआ अगर अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ सुबह तक, और सुबह बगैर लेटरिन पेशाब हुए अगर वो भोजन करता है तो शरीर के अंदर रह रह करके मल का निर्माण होता रहेगा, और वही अग्नि को मंद करता रहेगा। और जो कुछ भी वो खाएगा, वो खाया हुआ अच्छा अमृत भी वो खाएगा तो शरीर में जहर का निर्माण करेगा, क्योंकि शरीर में जहर की मात्रा ज्यादा बन रही है। तो उसके तीनों डिसबैलेंस रहेंगे ऐसा? जी, उसके तीनों दोष बैलेंस हैं हाँ जिसे नहीं लगता है। कफ से भी होता है, पित्त से भी होता है, वात से भी होता है। ये सारी चीजें ना हम लोग चरक संहिता दूसरे क्लास में हम लोग स्टडी करते। शिखा जी, आप अगर आना चाहे तो उसमें आप लोग आ सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं क्या करता हूं। मेरा एक मैंने पैकेज बनाया हुआ है। मैं 4000 रुपया 4000 रुपीज लेता हूं, जिसमें आप लोगों को मेरा वेबसाइट का वो टूल आपको फ्री में मिलेगा। 1 महीने का ही पूरा नाड़ी परीक्षण हो गया, और 1 साल का आपका पूरा आयुर्वेद का क्लास हो गया। ये तीनों चीजें आपको मिलेगा 4000 रुपये में। तो 4000 रुपीज अगर अभी आप लोग देते हो तो ये सारा का सारा जो मेरा जो व्यवस्था है, सेवा है, वो आप लोग पा सकते हो। ठीक है, तो आयुर्वेद जानना तो ये नाड़ी परीक्षण उसमें ऐड रहेगा या अलग से है ये? 4000 रुपया दोगे तो नाड़ी भी उसमें ऐड हो गया ना, और हमारे नाड़ी का दूसरे अच्छा, सेशन में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में भी आप आ सकते हो, आपको 500 एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, उसी से ही हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो आयुष योगी का जो टूल है, आयुष योगी सेल्फ डायग्नोसिस आयुर्वेदा जो टूल है, वो टूल आपको फ्री में मिलेगा। दूसरे नंबर में नाड़ी परीक्षण मिलेगा। तीसरे नंबर में समूचा आयुर्वेदा 1 साल तक आपको स्टडी करने को मिलेगा, जहाँ हम लोग चरक संहिता, अष्टांग हृदय, वागभट्टक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पंचकर्म अभी हमारा वहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो उसका आप लोग उस ज्ञान का लाभ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के भी आपने सेशन को अटेंड करना है उस हिसाब से आप लोग, अगर ये सारी